यस। ले आज लक्ष्मण सौजी साहब इस वक्त हमारे साथ है। लक्ष्मण सौजी साहब, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम सर, कैसे हैं? जय सिया राम। आज जय मोदी जी भवानी, ने, जय शिवाजी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मोदी जी ने बतौर सांसद की भूमिका में तीसरी बार आज शपथ ली आज, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि भाई याद रखिए, कल इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है। 25 जून है कल। 49 साल और 50वीं वर्षगांठ। और उन्होंने साथ में यह भी कहा, जब तक मैं हूं तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा भारत में। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि दोबारा ऐसा भारत में ना हो। लेकिन आपके विपक्ष के जो बड़े अच्छे मित्र हैं, जैसे अभी भी हमारे साथ आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि वो तो घोषित इमरजेंसी थी, जो मोदी जी कर रहे हैं वो तो अघोषित इमरजेंसी है। सौजी साहब, अब आप बोलें। मुझे कुछ आखिरी उनके विचार सोमनों का श्रवण करने का मौका मिला जी। जी। तो मुझे बहुत लज्जास्पद महसूस हुआ, क्योंकि ये राम मनोहर लोहिया के समाजवादी पार्टी से बात कर रहे थे क्या माओवादी पार्टी से बात कर रहे थे? जी, समाजवादी पार्टी या माओवादी? जी हाँ। ये जो जयप्रकाश जी नारायण, उनके नेतृत्व में आपातकाल के विरोध में जो एक विरोधी दल इकट्ठे हुए थे, तो उनकी यादगार में उन्होंने आज 24 जून को कांग्रेस ने किस तरह लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी किया, भारत के साथ विश्वासघात किया, संविधान का अपमान किया, उसके बारे में वो आज बोलना चाहिए थे। लेकिन वो जो बात कर रहे थे, वो जो उस समय जिन्होंने जयप्रकाश नारायण का साथ दिया, वो भाजपा के खिलाफ सभी बातें कर रहे थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बहुत खुश करने के लिए सब बातें कर रहे थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उनके बात का, क्योंकि आज 24 जून है, जब 25 जून को इंदिरा जी ने जब आपातकाल की घोषणा की थी, तो 24 जून को उन्होंने प्रशासन में क्या क्या काम किए, इसकी अगर लिस्ट बनाई तो भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए कितना खतरे वाली बात थी ये, उसको हमको कितने साल आगे भुगतना पड़ा। और ये लोकतंत्र की, संविधान की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि जो कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया, उसके खिलाफ ये कुछ बोलेंगे नहीं। लोकतंत्र के आज विरोधी दल जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके बारे में उन्होंने कुछ बात किया नहीं। संसद में, लोकतंत्र में विरोधी दल की जिम्मेदारी क्या होती है, ये निभाने के बजाय वो पूरे लोकतंत्र को खतरा कैसे बन गई है कांग्रेस, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और ये किसकी बाजू ले रहे हैं? ये संविधान के साथ है, संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलवाड़ करने वाले के साथ में है। ये उनका जो चेहरा बता रहा है अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी का, ये लोहिया के समाजवादी पार्टी से पूरा इन्होंने तलाक ले लिया है, ऐसा बोल दिया तो भी चलेगा। ये कैसा चलेगा? एक चीज तो है, लोकतंत्र हमको अगर मजबूत बनाना है जी, एक तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश की प्रतिमा जो है राजनीति में, वो गुंडा राज के समर्थक, यही एक इमेज है। लोहिया के समाजवाद से इनका कोई लेना देना नहीं रहा। अभी उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बनाने के रखने में मुलायम सिंह और अखिलेश जी का जितना योगदान रहा, ये कोई भूल नहीं सकता है। और ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी और एनडीए, भाजपा जिस तरह से भारत के लोकतंत्र को मजबूत बना रही है, उसका समर्थन करने के बजाय, जैसा माननीय मोदी जी ने आपातकाल का स्वर्ण महोत्सव ऐसा बताया, तो उसको महोत्सव बनाने के बजाय वो खतरे से भारत कैसे बाहर जाएगा और हम इस तरीके से कुछ होने नहीं देंगे, इसका एक विश्वास दिया।
तो उन्होंने जो विश्वास दिया है इसके ऊपर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी बात नहीं करते थे। मुझे बहुत आश्चर्य लगा साहब उनकी बात। संकल्प से सिद्धि तक बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। श्यामा प्रसाद बलिदान दिवस कल था, श्यामा प्रसाद बलिदान दिवस, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 370 के बाद संकल्प जो लिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, उस चीज को पूर्ण कर दिया। आज आर्टिकल 370 के बाद, एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में 2 एम्स के इंस्टीट्यूट है, 7 न्यू मेडिकल कॉलेज है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट है, 15 नर्सिंग कॉलेज है और अनगिनत जो डेवलपमेंट काम किया है। तो ये नारा संकल्प से सिद्धि तक, थोड़ा रोशनी डालिए सावजी साहब। अब संकल्प से सिद्धि का नारा हम गर्व के साथ ले सकते हैं अभी, क्योंकि जिस तरीके से नेहरू जी ने पहले मंत्रिमंडल के कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने जो अपना परिचय दिया भारतीय लोकतंत्र को और पूरे तरह से खिलवाड़ करके रख दिया लोकतंत्र को। जो कानून मंत्री थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, उन्होंने उसमें से इस्तीफा दे दिया था। जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बंगाल से नेतृत्व करते थे और एक कर्मठ हिंदुत्ववादी नेता थे, एक संपन्न नेता थे, एक लोकशाही का मजबूत नींव रखने वाले नेता थे। ऐसे उन्होंने जब कश्मीर के बारे में नेहरू जी का कांग्रेस का रवैया देखा तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है मानने के लिए नेहरू जी और उनकी कांग्रेस तैयार नहीं थी। और कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, ये हमारा कहना था पूरे भारतवासियों के साथ। जो भारतवासियों का कहना था उनके साथ हम जुड़े हुए थे। इसलिए उस वक्त जो कश्मीर और भारत की एकता के लिए कश्मीर में जाने के लिए जब भी पारपत्र लगता था, वीसा लगता था, वो जो अलग एक निशान, दो निशान, दो प्रधान, एक देश में नहीं चलेंगे, ये जब उन्होंने कह दिया तो उसके खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा और श्यामा प्रसाद जी जिस तरह से कश्मीर में प्रवेश करते हुए, तो श्यामा प्रसाद जी के साथ जो सांसद थे, जो नेता थे, जो मंत्री थे पहले मंत्रिमंडल में, तो उनके साथ जिस तरह से बर्ता हुआ, कांग्रेस ने इतना घिनौना व्यवहार किया उनके साथ जब कि अगर उनको अरेस्ट करना होता, अगर उनको कश्मीर का उनको अलगाव चाहिए होता तो नेहरू जी को और कांग्रेस को तो भारत के कानून के तौर पर भारत में उनको अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन भारत में से उनको कश्मीर के सरहद में जाने दिया और उसके बाद कानून के वहां के कश्मीर के कानून के मुताबिक उनको अरेस्ट करके उधर के प्रिजन में रख दिया। जहां आम गुंडा लोग कैद रखते हैं, जहां गुनेगार रखते हैं, वहां एक राष्ट्रीय नेता को वहां अरेस्ट करके रख दिया था। जब उस समय की बात थी, जैसा आंदोलन छेड़ा, जैसे जन समर्थन बढ़ता गया, तो इस आंदोलन के आखिर में क्या होगा इसको अंदाजा नेहरू जी को था और इसलिए पंडित जी ने कड़ा रुख अपनाकर एक हमारे राष्ट्रीय नेता को फंसाकर धोखाधड़ी करके उसको जेल में 23 जून को कोर्ट में उनको जमानत मिलने वाली थी, तो 22 जून को रात को उनको जेल में जी खाने में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी गई। न उनके लिए कोई आयोग चला, न किसको शिक्षा हुई, न किसको उसके बारे में पनिशमेंट हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर एक जानकारी दे और दूं, श्यामा माफ कीजिएगा सर, लक्ष्मण सावजी साहब, लक्ष्मण सावजी साहब, 1 मिनट जहां सर, 1 मिनट। आपने जो जहर की बात करी ना, हाँ, जहर देने की आवश्यकता नहीं थी। जो डॉक्टर थे साहब वहां पे कश्मीरी, उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन और स्ट्रेप्टोमाइसिन पाउडर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉक्टर को कहा कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने क्लियर कट कहा है, आई एम एलर्जिक टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर मुझे आप स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे तो मुझको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन उनको फिर भी दिया गया।
और अगले ही दिन उनकी उस स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन की वजह से मौत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी was allergic to all penicillin drugs. Everybody knew that. उनको जो वोमिटिंग हुई, उनको जो सर पसीना आना शुरू हो गया, वॉमिटिंग हुई, हॉस्पिटल में लेके गए, फूड पॉइजनिंग के पूरे उसमें उनको बताया गया था, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी गई, इसकी वजह क्या थी? क्या कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ये बोलना गुनाह था? कश्मीर भारत एकता बोलना गलत था? इसलिए आगे जो स्लोगन हो गई हमारी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। 370 कलम हटाने के लिए, कश्मीर का अलग जो वाद था उसको खत्म करने के लिए, कश्मीर की स्वतंत्रता अलग से नहीं होनी चाहिए, भारत का एक अभिन्न अंग है देखने के लिए, ये जो आंदोलन हुआ था तो ये लोकशाही के खिलाफ था। इसमें कोई इनको जनतंत्र दिखाई नहीं दिया। आज ये जनतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं था। इसीलिए जैसे उस समय हमने संकल्प किया, जब से लेके हमारे नेता उस वक्त के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय और उस वक्त के जनसंघ के, उस वक्त के सभी हिंदुत्ववादी दलों के नेता, उन्होंने जो एक संकल्प किया था कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग होने से हम रोकेंगे, कश्मीर भारत का हिस्सा है और 370 कलम हम हटा देंगे। इसके लिए जैसे जैसे हमने आगे गए आंदोलन में, तो कांग्रेस ने कभी भी इसके साथ सहयोग नहीं दिया। उनको भारत के टुकड़े, भारत का विभाजन करने में बहुत रस था जी। इसलिए आज भी कांग्रेस का, नेहरू जी का उस समय का जो इरादा था, कांग्रेस के नेताओं का आज भी इरादा भारत के लिए वही है। अभी भी भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए वो सक्रिय है। जैसे इसलिए जो संकल्प हमने उस समय किया था, जब हमारी सरकार आ गई, जब हमारा बहुमत आ गया, जब जनता ने हमारे भारी बहुमत में वहां चुन के दिया, तो 370 कलम हटाने से पहले, 370 कलम हटाने के लिए जो एक वातावरण विरोधी दल ने बनाया था कि खून की नदियां भारत में बहेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और जो कश्मीर चलाने में जो दल सहयोगी थे, चाहे मुफ्ती का हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला का हो, उन्होंने जिस तरह से कश्मीर का कारोबार किया, जिस तरह से हिंदुस्तान से कश्मीर को तोड़ने की साजिश बनाई, जिस तरह से कश्मीर के हिंदुओं को जिस तरह से वहां से हकालने का उन्होंने जो प्लान बनाया, और एक मुस्लिम राष्ट्र कैसा बने कश्मीर, इसकी जो साजिश थी, भारत के खिलाफ दूसरा पाकिस्तान बनाने की जो कांग्रेस की साजिश थी, 370 हटाने से वो कांग्रेस वहां हार गई है। कांग्रेस को पहली बार इतनी कड़ी हार का सामना करना पड़ा है जब 370 हट गया है। यह आपने इसलिए संकल्प जब से किया, अब वो सिद्ध हो गया है। और भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए जितना योगदान एनडीए का, भाजपा का, मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, और आगे चलकर भारत की ये जो छवि है, ये दुनिया में एक सांस्कृतिक धरोहर, मानवीय व्यवहार के लिए सबसे उपयुक्त जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संविधान है, उस पर हमारा जो काम चलेगा वो पूरे दुनिया के लिए आदर्श बनेगा। मोदी जी का कहना है कि विरासत भी हमने किया, विरासत को भी संवारा है, हमने विकसित भारत के सपने भी देखे। विकसित भारत के सपने में सबसे उच्चतम उदाहरण महाराष्ट्र में उन्होंने कहा, पालघर में मैं सबसे बड़ा बंदर बना रहा हूं, पोर्ट, देश का सबसे बड़ा पोर्ट, और विश्व में 10वीं नंबर मींस 1 to 10 उसमें बेस्ट आते हैं वो, और 1 मिलियन जॉब्स, मैं व्यवसाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला हूं पालघर में। मोदी जी बार बार, और मोदी जी कह रहे हैं, आज वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत सबसे प्रोग्रेसिव और देश है जिसमें जबरदस्त तरीके से तरक्की होने वाला है, फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी देश भारत देश होगा। और कहा विकसित विरासत भी संवारा है, हमने 800 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया, 800 साल के बाद, उससे पहले अयोध्या 500 साल के 550 साल के बाद अयोध्या बना। पर कांग्रेस का कहना है अयोध्या बनने से आपको रिजेक्ट कर दिया वहां से। साहू जी साहब,
साहब ये सारी बातें जो है, ये पिछले 10 सालों में जो जो काम हुए हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए हैं बहुत सारे कामों में। पहाड़ी पर ब्रिज बनाना, कश्मीर जैसे इलाकों में, वहां से टनल बनाना, नेशनल हाईवे बनाना, समुद्री मार्ग बनाना, समुद्री पुल बनाना, यानी ये जो सारी बातें हुई है, इसके वजह से भारत में और भारत के बाहर जो हमारी इमेज हुई है वो तो प्रकाशमान हुई है। और जो ये सोचा है आगे का हर एक काम के बारे में, भारत के विकसित भारत की जो संकल्पना बनाई है, उसमें हर क्षेत्र में विकास के बारे में सोचा है। हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, स्वास्थ्य का शिक्षण हो, मेडिकल एजुकेशन हो, या पूरे अस्पताल हो, इसके बारे में भी सोचा गया है। हमारे ग्रामीण इलाके में किसान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी, इस सब के लिए जो सोचा गया है, ये विकसित भारत का पूरा प्लान, चित्र सामने रखकर पूरे काम हो रहे हैं। पहले जो था, ये सरकार सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, ये जो चक्र था, ये चक्र को छेद देकर अभी जो 10 साल में काम हुआ है, और इसलिए तीसरी बार माननीय मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री बने हैं। तो विरासत और विकसित भारत, ये दोनों ही साथ में लिया है, क्योंकि हमको विकास किस लिए चाहिए? अगर मानवीय जीवन आनंदमयी न हो तो विकास किस काम का? इसलिए विकास के साथ साथ मन के ऊपर संस्कार करने के लिए जो हमारी संस्कृति पहले से है, इसका भी सोचा गया है। लेकिन सिर्फ लक्ष्मण साहू जी पेट भर साहब, के जिंदगी तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन लक्ष्मण मानव साहू के जी जीवन के साहब, लिए लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, आज विपक्ष कह रहा है कि जो नीट स्कैम हुआ है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में आ गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? साहब, इसके बारे में मोदी जी ने और हमारे पूरे पार्टी के नेताओं ने गुड गवर्नेंस के लिए ये सरकार काम करेगी। ये जो हमने पहले स्लोगन दिया है, ये जो विचार सामने रखा है, क्योंकि आज भी विरोधी दल की सगड़ी पूरी उनकी पूरी जो उनकी रचना हो रही है, विरोधी दल का जो काम करने का तरीका है, और विरोधी दल के विचारों के जो कुछ प्रशासन में, गवर्नेंस में आज भी कुछ लोग हैं, तो ये सरकार को पूरी तरह सहयोग न होने के लिए जो काम करते हैं, उसके लिए इसके बारे में जो पनिशमेंट का जो प्रावधान रखा हुआ है अभी, कि अगर आगे पेपर लीकेज होगा तो क्या उसके लिए पनिशमेंट होगी। तो ये आगे जाकर शिक्षा नीति में जो बदलाव होने जा रहा है, उसके लिए कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, ये भी उन्होंने बोला है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि एक तो ये हो गया, और दूसरी क्या है, दूसरी चीज है मणिपुर, तीसरी चीज है रेलवे में जो अभी तक दुर्घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के। जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार जो है वो जो अर्जेंसी दिखानी चाहिए वो शायद नहीं दिखा रही है। और चौथी चीज अग्निवीर, अग्निवीर को लेकर तो जेडीयू के जो केसी त्यागी साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई इसको जरा दोबारा देखिए, इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है बिहार में और उत्तर प्रदेश में। ये तो आपको भी मालूम होगा लक्ष्मण साहू जी साहब। ऐसा है, जब भी मणिपुर का नाम निकलता है तो मणिपुर की हिस्ट्री, मणिपुर का प्रेजेंट टेंस, ये इसके दोनों भी बारे में सोचेंगे तो मणिपुर की समस्या किसकी वजह से इतनी बुरी तरह से सामने आ रही है, हमारे किस तरह से पहले से व्यवहार रहा है मणिपुर के साथ पहले सरकारों का, और आज हम जो रवैया अपनाने जा रहे हैं, तो पूरे पहाड़ी इलाकों में या जो ये 7 स्टेट्स है यहाँ के, तो उसके लिए जो विकास के जो रास्ते अभी खुल गए हैं, जो डेवलपमेंट के पूरे रास्ते खुल गए हैं, तो उनके बारे में सोचते सोचते मणिपुर के लिए जो कड़ा रुख अपनाना चाहिए,
वहां के जो शस्त्र वहां आते हैं और वहां की राजनीति जिस तरह से दो गुटों में बनाई गई है पहले से, उसको सर्वसाधारण बनाने के लिए, वहां का जो क्राइम रेट वो कम करने के लिए सरकार को अभी भी ज्यादा कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और वो कदम इस कार्यकाल में ज्यादातर उठाए जाएंगे, क्योंकि जितना हो सके उतना लोकतंत्र में उनको शामिल कैसा किया जाए उसके लिए ज्यादा कड़े रुख अपनाने के बजाय उस तरह से वो मामले को देखा गया आज तक। लेकिन अभी कड़ा रुख अपनाया जाएगा। आतंकवाद का समर्थन करने वाला सत्ता पे लोग अभी नहीं है, यह अभी उनको आस्ते आस्ते मालूम हो जाएगा। मणिपुर की समस्या सोशल हो, वहां की खेती की हो, वहां के आतंकवाद की हो, वहां की सोशल इंजीनियरिंग की हो, ये पूरी जो समस्याएं अलग अलग है उनको सब साथ में छोड़कर देखना गलत होगा। जो समस्या है उसके हल करने के लिए उस वैसा ही कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। म्यांमार से जो शस्त्र आते हैं और मणिपुर की समस्या को जिस तरह से बढ़ावा दिया है कांग्रेस ने पहले से, क्योंकि उसका समस्या का हल म्यांमार के शस्त्र आना और म्यांमार में चाइना से सहयोग मिलना और चाइना के साथ कांग्रेस की दोस्ती होना, कांग्रेस के साथ कांग्रेस का और चाइना का जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनका जो हुआ है उसकी तरफ बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। जो भारत के खिलाफ जो गतिविधियां कांग्रेस के नेताओं ने भारत के सरकार के साथ विश्वासघात कर जो की है उसका एक नतीजा मणिपुर में हमको देखने को मिलता है। इसके साथ अनदेखा हम कर नहीं सकते। साहू जी साहब, महाराष्ट्र में आप कैसे देखते हो जिस प्रकार से आज जंग छिड़ा है, मनोज जरांगे पाटिल, लक्ष्मण हाके, ओबीसी रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन, भुजबल साहब आगे जाके जिस प्रकार से एक के बाद जो कह रहे कि अब लगी तलवार, जंग लगी तलवार को अब दार लगाना होगा, तो एक ऐसा बयान जब आते हैं तो दो समाज में एक द्वेष, और उसमें क्या बीजेपी का ज्यादा नुकसान होने वाला है? बिकॉज आज इलेक्शन में आप 9 सीट पर आ गए, 9 सीट पर आ गए, इतने कम आ गए, तो आगे जाके विधानसभा का भी चुनाव है, तो इधर ओबीसी भी साथ में नहीं रहेगा, मराठा भी साथ में नहीं, कैसे चलेगा? क्या प्लान है साहू जी साहब, बीजेपी का क्या प्लान होगा आगे? ऐसा है, हर मुद्दे के तरफ राजनीति की नजर से देखना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं चाहिए। ये जो आरक्षण का मामला है ये भाजपा का डोनेशन नहीं है लोकतंत्र में। ये पहले से 50 साल जिन्होंने सरकार चलाए उन्होंने इसके तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया है। और हमारे सामने जब भी मुद्दा आया है, मराठा आरक्षण का जब मुद्दा आया तो मराठा आरक्षण किस लिए चाहिए था कि उनको शिक्षा नीति में उनको सुविधा हो जाए, उनको हेल्थ के स्वास्थ्य के मामले में सुविधा हो जाए, सर्विस के बारे में उनको सर्विस। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने मराठा आरक्षण के लिए जितने कानून बनाए और जितनी सहयोगिता दी, इससे पहले कोई भी सरकार ने अभी तक उसके बारे में इतना गहराई से सोचा नहीं था। कोई भी राष्ट्र का युवा हो वो राष्ट्र की संपत्ति है, चाहे वो मराठा हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। तो आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमको राष्ट्रीय नजर से देखना पड़ेगा, सामाजिक संपन्नता की नजर से देखना पड़ेगा। केवल जातिवाद उभर कर आना चाहिए और एक दूसरे के लिए द्वेष मन में होना चाहिए, ऐसा इसमें कोई आगे जाकर किसकी प्रगति होने वाली नहीं है। आज चाहे कोई भी जंग की भाषा क्यों न करता हो, लेकिन जंग करके कोई भी समाज उनके साथ में ज्यादातर आएगा नहीं, और दोनों समाज में जंग होना ये समाज के जनता को अच्छा नहीं लगेगा। ये महाराष्ट्र जो भूमि है छत्रपति शिवराय की भूमि है, संतों की भूमि है, और सामाजिक क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है पहले से 100 साल में, तो उनकी ये भूमि है। इसलिए समाज के ऊपर इसका बुरा असर न हो, इस तरह से इस आरक्षण के मामले की तरफ हम देखते हैं। लेकिन अभी और आरक्षण तो हो गए ना के सर? मामले में जहां तक हमारी सरकार है जी, ओबीसी को भी अन्याय न हो और मराठा आरक्षण को लेकिन उनको वो तो भी हो गया अन्याय ना न हो, सर, ऐसा अभी लगने क्या का है? ऐसा रवैया अपनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। लेकिन लक्ष्मण हाके जी तो बैठ गए, अभी वो तो उनका 10वां दिन चल रहा है उनके फास्ट का।
सामने जलंधर पाटिल साहब ने भी लॉन्च कर दिया, कुछ नया एजिटेशन लॉन्च कर रहे हैं वो, उधर से भुजबल साहब भी बोल रहे हैं। ये सब क्या हो क्या रहा है ये लक्ष्मण सौजी साहब, पता है ये क्या है? ऐसा है, राज्य का मंत्रिमंडल का उनका जो शिष्टमंडल है, उनके लोग ओबीसी के नेताओं को भी मिलने के लिए गए, उनके साथ भी बात हो रही है। और मराठा आरक्षण के लिए तो पहले से सजग है सरकार। इसलिए इस तरह से समाज में ज्यादा द्वेष फैलाने का काम करने के लिए जो प्रयास करेंगे, उनको समाज सहायता नहीं करेगा ज्यादा। लेकिन भुजबल साहब तो मंत्रिमंडल में है ना सर। मेरा ये कहना है कि आप तो सीनियर मिनिस्टर हैं, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं बाहर आकर के? आपको सरकार में बात करनी चाहिए। माननीय एकनाथ जी शिंदे और डिप्टी सीएम जो है अजित दादा, देवेंद्र जी, भुजबल साहब से भी बात करेंगे। और भुजबल साहब कोई अकेला खुद का एजेंडा नहीं चलाएंगे ना। ओबीसी के बारे में उनका जो कहना है, तो ओबीसी आरक्षण के लिए जो करना चाहिए सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। क्योंकि चाहे कोई भी हो, जो महाराष्ट्र में सब सारे लोग हैं, पूरी जनता है, तो उनको असुविधा न हो ऐसा कारोबार करना। लेकिन तो सौजी हमारा साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सरकार मैं मानता हूं, आपकी हर बात को मैं मानता हूं। लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है कि ओबीसी को डिस्टर्ब किए बगैर आप आरक्षण कैसे दे पाएंगे? आपको पार्लियामेंट में जाना ही पड़ेगा, एक पार्लियामेंट में इसमें संशोधन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 62% चाहिए, 62% रिजर्वेशन आपको चाहिए। पार्लियामेंट की, सुप्रीम कोर्ट की अभी 50% सीलिंग है, वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आता सर। ये पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, लोकसभा में संशोधन चाहिए इसके लिए। जितने सारे राजनीतिक दल है, जितने सारे राजनीतिक दल है, उनका एकत्रित बैठक का, मीटिंग का आयोजन सरकार ने किया है जी, और इसके ऊपर वो हल निकालेंगे। मगर आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। 23 से लेके 9 तक पहुंचे आप, बड़े बड़े दिग्गज आपके हार गए, जिसमें पंकजा मुंडे हैं, मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, जिसमें बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे। मुनगंटीवार जी तो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर थे। आपको जबरदस्त कुछ करना पड़ेगा सावजी साहब। विधानसभा कुछ अक्टूबर में शायद होगा, और देवेंद्र फडणवीस जी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपस में झगड़ा भी शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं हमको 100 सीट चाहिए, अजित पवार जी बोल रहे चुप है, अभी फिलहाल तो चुप है, बट बोले हमारा कम भी नहीं होगा। आप कैसे मैनेज करोगे? कम समय है, बहुत सारे आपके सामने टास्क है सावजी साहब। सब बात अभी ऐसी है, लोकसभा का चुनाव हो गया जी, जो जनादेश मिला है वो आदरपूर्वक हमने स्वीकारा है। अभी आगे जाकर विधानसभा का चुनाव को सामने जाने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, तो लोकसभा चुनाव के समय कौन से विधान क्षेत्र में हमको किस तरह से वोट हुए हैं, उसका स्टडी चालू है, उसका मंथन चालू है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 48 के 48 लोकसभा क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में हमारे निरीक्षण करने के लिए, मीटिंग के लिए सब पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। और 48 क्षेत्र में हमको 7 दिन के अंदर या अभी आगे प्रवास करके वो पूरा अहवाल बनाने जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में जाने के बाद कहाँ हमारी क्षति हुई है और कहाँ हम ठीक तरह से हमारा समर्थन हुआ है, वो पूरा अभ्यास करके उसका नतीजा निकालेंगे। और जिस तरीके से विरोधी दल को यशस्विता मिली है, उसके भी कारण हम खोजेंगे। और उसके बाद हमारा जो रुख रहेगा चुनाव की तरफ देखने का, तो आगे जाकर महायुति की सरकार फिर महाराष्ट्र में आएगी, ऐसा हमारा उधर का प्रदर्शन रहेगा। और ये जो अभी देखो राजनीति में हर एक दल को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो हर एक दल के अपने अपने पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को ये लगना स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र में वो चलेगा। लेकिन सरकार आने के बाद कौन सी सरकार अच्छी चलेगी, महाराष्ट्र में कौन कारोबार अच्छा करेगा, इसके बारे में जनता के सामने हम जाकर बोलने वाले हैं, उसके पूरे उदाहरण जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सौजी साहब मैं आपसे एक लोकसभा के लिए हम आते, लोकसभा के लिए हम जरा ज्यादा
विश्वास दिखाकर रह गए, अति विश्वास में रह गए। मैं तो उसी हम से अभी संबंधित अभी हम अति विश्वास में नहीं रहेंगे। अभी हम विधानसभा सर वो तो चुनाव की बात हो मेजोरिटी गई। में आने के लिए जो करना चाहिए सौजी वो साहब अभी वो हो तो, जाएगा। सर वो तो चुनाव की बात हो गई। अब जब चुनाव आसपास आएंगे तब उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक इमोशनल सवाल पूछ रहा हूं। इमोशनल सवाल है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, आपके भी दिल के बहुत करीब है, प्रदीप जी के भी दिल के बहुत करीब है। सर अभी क्या है कि आपको 63 सीट कम मिली है, 63 आपकी सीट्स कम आ गए, 303 से 240 पे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मस्थान वो अभी प्रायोरिटी पे है या नहीं? सर बताएं। साहब ये बात ऐसी है, हमने राम मंदिर के अभियान में भी हमने बोला था, राम मंदिर का अभियान चलाते समय जो अभियान चलाने के लिए, राम मंदिर होने के लिए जो रुकावटें आएगी वो हम दूर करेंगे। और वो पूरा कोर्ट का मामला जिस तरह से चला, जिन्होंने राम मंदिर के लिए विरोध किया, जिन्होंने वकील खड़े किए, राम मंदिर काल्पनिक था ऐसा जो बताया, और उसके बाद में पूरे केस चलने के बाद जिस तरह से निर्णय कोर्ट का आया और राम मंदिर बन गए, तो ये कोर्ट केस में पहले से ही राम मंदिर था ही नहीं। ये रवैया अपनाने वाली कांग्रेस को जनता ने उनकी जगह दिखा दी है। और मैंने पहले ही बोला कि हम लोकसभा की चुनाव में हम ज्यादा विश्वास दिखाकर, ज्यादा विश्वास जताकर हम सामने गए थे चुनाव को। तो इतना विश्वास नहीं रहना चाहिए, इतना विश्वास रखना ठीक नहीं है। तो अभी हम उसमें से सजग हुए हैं और आगे जाकर जो काम बनेंगे, जो जो हमारी भारतीय विरासत को, भारतीय संस्कृति को जो जो रुकावटें आने वाली घटनाएं हैं उससे हम सजग हुए हैं। और उसके देखो काशी विश्वेश्वर के मंदिर के बारे में जो बात चली, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो इसको बोलते थे, ये मंदिर गिराकर बन गई है, ये पूरे दुनिया को मालूम हो गया है। उसके नीचे सारे अवशेष मिले हैं। अब ये आगे जाकर ये ज्यादा समझने वाला ही है ना, उसके बारे में भी वही रवैये से चल रहा है कामकाज। अभी हमारे सामने जो नेशनल एजेंडा है उसमें भारत की छवि को भारत में और भारत के बाहर जिस तरह से उजागर करना है, जिस तरह से प्रकाशमान करना है, तो जैसे जैसे विषय आएंगे वैसे हम अपनाएंगे, वैसे उस तरह से उसको हाथ लगाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कैसा होगा? और आपको एक बार फिर मुबारकबाद, तीसरी बार आपकी सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 60 वर्ष के बाद पंडित नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल किया है। मैं उम्मीद करता हूं मोदी 3.0 विल बी मच बेटर देन 1 and 2। सर मतलब इसमें ये जो विजय हम प्राप्त हुई है हमको, ये भारत की जनता और हमारी विचारधारा, जिस विचारधारा को जिन्होंने इतने सालों साल कुचला दिया था, उसको अपमानित किया था, वो विचारधारा को जनता ने फिर एक बार सर पर रखकर आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़कर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं। इक्वल किया, अभी तोड़ा नहीं, अगली बार ये बड़ी बात है इसमें। अगली बार तोड़ेंगे सर। अभी बराबर हुआ है अभी रिकॉर्ड बराबर हुआ है सर। नहीं, बट ये 2 साल के बाद तो रिकॉर्ड तोड़ भी देंगे। मोदी जी, नेहरू जी पास्ड अवे इन 64। जो कार्यकाल हुआ जी, उसके बारे में हो जाएगा ना। जी दुरुस्त बात। इसलिए रिकॉर्ड तोड़ा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लक्ष्मण साहू जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर फिर एक बार मैं आपके सबके सामने लाना चाहता हूँ। बोलिए सर। जिस तरह से संविधान का गलत इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, संविधान को अपमानित किया, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को अपमानित किया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को सम्मानित किया। उनका जो जहां शैक्षणिक काल हुआ था उसको स्मारक बनाया, इंग्लैंड में हो, लंदन में हो, चाहे इधर उनका जन्म स्थान था उसका सम्मान किया, उनका एक राष्ट्रीय स्मारक मुंबई में बन रहा है उसका किया। जहां तक कि बाबा साहेब आंबेडकर जी का पेंटिंग भी संसद में लगाने की मानसिकता कांग्रेस की नहीं थी,
और संविधान के प्रति इतना खिलवाड़ करने के, संविधान का अपमान करने का जो कांग्रेस ने किया, और आज ये संविधान का नारा लगाकर जो सामने आए हैं, ये इनका झूठा चेहरा है, ये बताना मैं यहाँ अपना कर्तव्य समझता हूं। एक चीज भूल गए आप, एक चीज भूल रहे हैं। दो बार बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हरवाया। ये भी बता दीजिए। ये भी बात है। और आज ये बाबा साहब अम्बेडकर नाम लेकर दिन में 10 बार नाम लेते हो और उनके साथ धोखाधड़ी किया, ये नहीं बताते हैं। संविधान का अपमान जितना इन्होंने किया साहब, 356 का गलत इस्तेमाल कांग्रेस ने 90 बार किया है 1947 से लेकर 2014 तक। दुरुस्त बात किया। 356 का इस्तेमाल मोदी जी के सरकार ने, अटल जी के सरकार ने कभी भी किया नहीं है, एक बार भी किया नहीं है, एक बार भी नहीं किया। और ये संविधान का किताब लेकर, संविधान हाथ में लेकर आज ये संसद में आंदोलन कर रहे हैं, इनका पूरा झूठा चेहरा है। ये भूल नहीं सकते हम 24 और 25 जून को, इसलिए ये बताना मैं मेरा काम समझता हूं, आज का कर्तव्य समझता हूं। लेकिन 356 का आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। लोगों का ये कहना है कि आपको 356 का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप तो पार्टी तोड़ देते हैं और नई पार्टी बना लेते हैं। नहीं सब पार्टियां टूटती है तो हम उनको संभालते हैं, पार्टियां हम क्यों तोड़ेंगे? वो पहले अंदर से टूटी थी, वो बाहर से टूट गई, इतने हो गए। खैर जो भी है, मैं उम्मीद करता हूं, मेरी खुद की तरफ से ये मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि आप काशी विश्वनाथ को और कृष्ण जन्मस्थान को नहीं भूलिएगा, उसको भी पूरा करिएगा। हम भारत के विरासत का एक भी बिंदु छोड़ेंगे नहीं, हमारे से सम्मानित हुए बगैर रहेगा नहीं। जैसा हमने नालंदा का अभी किया, ऐसे बहुत सारे मामले हैं अभी भी बाकी। संकल्प से सिद्धि तक हम करेंगे, संकल्प से सिद्धि तक। जय सिया राम सर, जय सिया राम। हमारा जो संकल्प है अमृत काल में किया हुआ, वो भारत की शताब्दी कर भारत को कहां ले जाना है, वो अभी संकल्प हम जारी करने वाले हैं, वो भी सिद्धि के लिए तैयार हो जाएंगे। जबरदस्त सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम। I love talking to him. Yes. I love talking to him. Even when he disagrees with me, I love the way he speaks. You know, it's really wonderful, really and truly wonderful. But really and truly, Pradeep ji, I hope the BJP does not, start pussyfooting about its real agenda. The real agenda, let's be very clear, was Sri Ram Mandir, Kashi Vishwanath, and Krishna Janmasthan. Krishna Janmasthan और काशी विश्वनाथ अभी बचा है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर वो तो आए ना आए, उससे वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है सर, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आई एम रीजनेबली सर्टन देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम हिंदू ग्रुप्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सबसेट्स विद इन द सिविल कोड, जिसको हिंदू कोड बिल कहते हैं, उसके अंदर ही हैं, तो वो भी चले जाएंगे सारे के सारे। तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी विल सपोर्ट इट, लेट्स बी वेरी क्लियर। हिंदू विरोध तो किए थे, लेकिन सर सीधी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मस्थान, ये दोनों जो बाकी जो एजेंडा बचा है, इसके ऊपर एकदम काम करना चाहिए। इसके ऊपर काम जो है वो कम नहीं होना चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बी द इलेक्शन रिजल्ट। आपके कम सीटें आ गई उत्तर प्रदेश में वगैरह वगैरह, दैट शुड नॉट मैटर। वॉट शुड मैटर इज द नेशनल एजेंडा, एंड द नेशनल एजेंडा बाय द वे also consists of restoring these two historic places. Now, these are very close to the hearts of people, क्योंकि सर एक बार महाकालेश्वर के साथ आपको जो ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग दुनिया का, वो कहाँ है? बनारस में है, यानी काशी में है। शिव जी जहाँ पर सबसे पहले प्रकट हुए, जहाँ पे सबसे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वो काशी में है। अब वो अगर रेस्टोर नहीं होता है तो आई थिंक दैट विल बी अ ट्रेजेडी। क्लियर कट अपना एजेंडा क्लियर सेट कर दिया, विरासत भी और विकास भी। आई होप ही डज इट। विकसित भारत के सपने भी देखूंगा और विरासत को भी संवारूंगा। और उदाहरण, आज भी उन्होंने उदाहरण से पीछे हटा नहीं है। बोला नालंदा 800 साल के बाद, 500 साल के बाद अयोध्या, he has not left अयोध्या from his agenda। आज भी उन्होंने वही 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था, अयोध्या एंड नालंदा हमने विरासत को संवारा है। So I don't think the agenda को छोड़ के मोदी जी बात कर रहे हैं, that's in the agenda।
And once RSS and the BJP gets together with their जो मन मुठाव जो है, जो कोलिशन कोर्स था, उस चीज को अवॉइड करके जो आई थिंक समन्वय बैठक भी हो गया केरल में, पालक्काड में शायद मीटिंग थी, And I think दोनों मिलकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. And if the RSS starts the work, you can't just brush away RSS work where BJP's will is concerned. आप नहीं बोल सकते कि RSS ने काम नहीं किया. RSS की जरूरत नहीं है, RSS की जरूरत है. साल 1.5 साल जाके पहले उन लोग काम करते हैं लोकसभा के काम. 1.5 years before they go mobilize, they go door to Pradeep ji, they go door to door. Yes. And इस चीज को आप अगर कहोगे कि हमको जरूरत नहीं है, then you're and that's the result. And that's the result. The result, you can see the result for yourself. Because if the RSS was with the BJP in Uttar Pradesh, the results would have been totally different. They would have been completely different. Yes. Absolutely, I agree with you over there. So, in any event, I hope better sense has prevailed, and I hope the people who said that they don't need the RSS have been disciplined properly. I hope that's the only thing that one can hope for. Well, that's it. That's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे नेशन नाउ की टीम से आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. यू हर्ड दैट बेल, वो बेल आइकन के ऊपर जरा क्लिक भी कर लें. एंड डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स. लव टू हियर योर कमेंट्स. भेजें, जितने भी कमेंट भेज सकते हैं जरा जरूर भेजें. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.